नमस्कार, मैं शशांक दादीज उड़ान क्लास दूदू के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पूर्व में ही बता दिया गया था, उड़ान परिवार आप सभी के लिए YouTube के माध्यम से ऑनलाइन कक्षाओं का आयोजन करने जा रहा है। उसी क्रम में आज हम लोग जो हमारे मुख्य जो परीक्षा हमारे सामने आ रही है वो हमारी रीट भर्ती परीक्षा 2020। इस परीक्षा पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे तथा जो भी परीक्षार्थी रीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं शशांक दादीज आप सभी को संस्कृत अध्ययन अध्यापन कार्य आपको करवाऊंगा। उसी क्रम में थोड़ा बहुत हम लोग देखते हैं इसमें कि संस्कृत जो विषय है आप सभी को पता भी होगा कि इसमें दो लेवल होते हैं। हमारी जो परीक्षा वो है रीट 2020। देखिए, आप सभी को पता है कि रीट जब परीक्षा होती है तो इस परीक्षा में दो लेवल होते हैं, जिसमें प्रथम लेवल व द्वितीय लेवल। ये जो दो लेवल हैं आपके सामने, इनमें भाषाओं का चयन किया जाता है, जिसमें अधिकांशतः हमारे यहाँ पर हिंदी भाषा का चयन किया जाता है फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में, प्रथम भाषा के रूप में। लेकिन मुख्य रूप से हमारे जो भाषाएं हैं, इस परीक्षा की दृष्टि से जो भाषाएं ली जाती है वो हिंदी है, संस्कृत है, दूसरी इसकी जगह आप लोग अंग्रेजी भी लेते हैं, जिसे आप आंग्ल भाषा भी कहते हैं, और अन्य कई भाषाएं हैं इसमें, पंजाबी है, उर्दू है, अन्य भाषाएं ली जाती है। लेकिन मुख्य रूप से जो भाषाओं का जो वर्गीकरण है, जो हमारे यहाँ पर परीक्षा की दृष्टि से हम लोग लैंग्वेज लेते हैं, जो विषय हम पसंद करते हैं, तो अधिकतर इसमें हम लोग हिंदी भाषा को चयन करते हैं प्रथम लैंग्वेज के रूप में। देखिए, हिंदी, यहाँ आपने संस्कृत भाषा ली और यहाँ आपका मनोविज्ञान का जो एक पार्ट है वो है आपका, ठीक है। और इसी प्रकार से आपका लेवल द्वितीय में भी होता है, हिंदी, संस्कृत व मनोविज्ञान। ठीक है, देखिए जरा, अब जो आपका जो लैंग्वेज है, चाहे आप लेवल प्रथम के हैं चाहे लेवल द्वितीय के हैं, आप लोगों को दो लैंग्वेज का चयन करना होगा, दो भाषाएं आपको लेनी होगी, इसमें प्रथम भाषा व द्वितीय भाषा। तो प्रथम भाषा जो हमारी हिंदी आप लोगों ने ली है, जो आप लेंगे, उसमें 30 प्रश्न आपके हिंदी के होंगे, 30 प्रश्न आपके यहाँ लैंग्वेज 2 अर्थात जो भी आपका दूसरा जो भाषा होगी, वो संस्कृत हो या अंग्रेजी हो, उर्दू हो, पंजाबी हो, कोई सी भी हो सकती है। तो उसमें आप लोग 30 प्रश्न यहाँ देखेंगे और प्लस में 30 प्रश्न आपके यहाँ मनोविज्ञान के होंगे। ये इसी प्रकार से यही क्रम आपका यहाँ रहेगा, 30 प्रश्न हिंदी के, 30 प्रश्न संस्कृत के और 30 प्रश्न मनोविज्ञान के। जब टोटल करते हैं तो ये टोटल जो प्रश्नों की जो संख्या हो जाएगी हमारे सामने 90 प्रश्नों की संख्या होगी। और आप सभी को पता है जो हमारा जो रीट का पेपर जो लगता है, रीट चाहे पात्रता परीक्षा हो चाहे आपका ये मेन एग्जाम हो, तो इन जो परीक्षाओं में जो प्रश्न आते हैं वो कुल प्रश्न होते हैं आपके 150। अब आप देखिए, 150 में से आपके 90 जो प्रश्न हैं वो हिंदी, संस्कृत और मनोविज्ञान से आधारित हैं। अर्थात मैं ये कह सकता हूँ कि जो सरकार की जो नियमावली है, उस नियमावली के अनुसार एक नियमावली बना रखी है उन्होंने, तो जो 150 में से 90 नंबर लेके आएगा, अर्थात उसके 60% जो बनाएगा वो पास होगा। अर्थात आप लोग यहाँ देख सकते हैं, हिंदी, संस्कृत और मनोविज्ञान 90 नंबर का पार्ट आपका ये हो गया।
ये कुल जो अपना 150 अंकों का जो पेपर होता है उस पर ये 60% आधारित होता है। इसके उपरांत बाद में जितना भी आपका बच गया प्रश्न वो सब जनरल नॉलेज जीके से संबंधित आता है, चाहे राजस्थान हो, इंडिया के आपके जो भी आपके जो टॉपिक दिए हुए हैं, राजस्थान के हैं, शिक्षण विधियां हैं, अन्य कई पार्ट ऐसे होते हैं। लेकिन जिस विषय पर हम लोग आज चर्चा करेंगे वो विषय हमारा रहेगा संस्कृत भाषा। क्यों? क्योंकि 10वीं क्लास तक तो अपन संस्कृत भाषा को आप लोग अध्ययन करते रहे, लेकिन कुछ ऐसी विसंगतियां, एक मन में संकोच सा उत्पन्न होता है संस्कृत विषय के बारे में कि हमने 10वीं के उपरांत तो कभी भी हमने संस्कृत भाषा को नहीं पढ़ा। तो ये एक अपनी मानसिकता है, इस मानसिकता को हमें दूर करना है और इसी मानसिकता को दूर करने के लिए मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। ठीक है, और हम लोग जिस पर चर्चा करेंगे वो हमारा विषय रहेगा संस्कृत विषय। देखिए, संस्कृत भाषा है काफी सरल व सहज भाषा है। देखिए, संस्कृत जो भाषा है हमारी, ये रीट भर्ती परीक्षा की दृष्टि से आपको यहाँ पर संस्कृत के आपको कितने प्रश्न, 30 प्रश्न देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, भाषा की बात की जाए तो संस्कृत अलग है और भाषा अलग है, दोनों की व्युत्पत्ति अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार से आपके यहाँ हुई है। व्याकरणिक के प्रश्न कितने आएंगे इसके बाद में हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन मैं आपको संस्कृत भाषा पढ़ाऊंगा तो संस्कृत भाषा, ये संस्कृत का अर्थ क्या है, इसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई है, इसमें कौन सा उपसर्ग है, कौन सा प्रत्यय है, कौन सी धातु है, इस विषय पर मैं आप चर्चा करूंगा, क्योंकि जनरल प्रश्न है और परीक्षा की दृष्टि से आपसे पूछा भी जा सकता है। देखिए जरा, मैंने यहाँ आपके सामने संस्कृत शब्द लिखा है। संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में अगर मैं बात करता हूँ, व्युत्पत्ति अर्थात व्युत्पत्ति का जो शाब्दिक जो अर्थ होता है, देखो, विधन उत्पत्ति अर्थात जिसकी विशेष रूप से उत्पत्ति हुई हो वो व्युत्पत्ति कहलाती है। अब आपके सामने शब्द लिखा हुआ है संस्कृत। संस्कृत जो शब्द है इसमें देखिए, अब उपसर्ग जब हम लोग आगे उपसर्ग पढ़ेंगे, 22 जो उपसर्ग बताए गए हैं उनमें सम उपसर्ग भी होगा। अभी वर्तमान में हमको ये देखना है कि संस्कृत शब्द जो हमारे सामने बना है इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ है। देखिए, संस्कृत में देखो सम उपसर्ग है, ठीक है, इसके बाद में क्री धातु है, ठीक है, लेकिन ध्यान देवें आप लोग, क्री धातु है, जनरल प्रश्न पूछे परीक्षा की दृष्टि से आप बता सकते हैं, अन्य भी आपसे कोई पूछ सकता है, तो इसमें देखो मूल रूप से जो हमारी धातु होगी वो होगी डुक्रिय। कौन सी धातु है? डुक्रिय धातु है, ठीक है। हमने यहाँ लिखा ये सम तो हमारा हो गया है इसमें उपसर्ग, क्री हमारी जो है ये हमारी क्या है? धातु है। मूल धातु की अगर बात की जाए तो मूल धातु हमारी डुक्रिय इसमें हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक हम लोग पहुंच चुके हैं, सम उपसर्ग हो गया है, क्री जो हमारी है वो धातु है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा त किस प्रकार से निर्माण हुआ, अर्थात जो इसमें प्रत्यय होगा वो क्या होगा? त। कौन सा प्रत्यय? त। लेकिन आपकी सरलता के लिए मैं इसका उच्चारण कत बोल देता हूँ, ठीक है ना। तो इसमें मूल रूप से जो प्रत्यय होगा वो कौन सा होगा? क्त प्रत्यय या कत प्रत्यय होगा। और ध्यान देना हमेशा क्त प्रत्यय में हमेशा अंत में त शेष बचता है, इसीलिए संस्कृत में अंत में क्या है? त है। और जो त प्रत्यय है वो हमेशा नित्य पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में चलता है। इस प्रकार से संस्कृत भाषा के बारे में आपसे अगर परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाए कि संस्कृत आपके सामने लिखा हुआ है, संस्कृत शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा, तो उपसर्ग होगा सम, ठीक है। उसके बाद में आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें धातु कौन सी होगी, अगर क्री धातु दे रखी है तो आपको क्री ही उत्तर देना है उसका। लेकिन अगर क्री नहीं है और वहां अगर दे दिया डुक्रिय, अर्थात डुक्रिय एक सूत्र है डुक्रिय करणे, अर्थात कर्ण अर्थ में, करने के अर्थ में क्री धातु का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पूछ ले आपसे इसमें प्रत्यय कौन सा होगा,
तो प्रत्यय का आप उत्तर देंगे त प्रत्यय, अर्थात त प्रत्यय। और इन सभी के निर्माण से, सभी के मिलने से जो हमारे सामने जो शब्द आया वो है हमारा संस्कृत। ठीक है, संस्कृत जो शब्द है ये हमने इसकी व्युत्पत्ति समझी है। सम उपसर्ग हो गया, क्रिय हो गई, त प्रत्यय हो गया, ये सारी चीज बनने के बाद में हमारे सामने मूल रूप से जो हमारे सामने शब्द आ गया वो संस्कृत शब्द आ गया। लेकिन संस्कृत किसे कहते हैं, प्रश्न पूछा जा सकता है, संस्कृत किसे कहते हैं, संस्कृत का मूल अर्थ क्या होगा, इस बारे पर आप हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। देखिए, बिल्कुल भी क्लिष्ट भाषा नहीं है संस्कृत। अगर आप सहज रूप में, सहज भाषा में आप इसे समझेंगे तो आपके कहीं न कहीं जो आप लैंग्वेज या भाषा जो प्रथम हिंदी लेंगे उसमें आपके कहीं न कहीं आपको सहायता जरूर मिलेगी। इसलिए बिल्कुल ध्यानपूर्वक इसको देखना है, पढ़ना है, समझना है। देखिए, हमने संस्कृत की व्युत्पत्ति समझी और संस्कृत का अर्थ क्या होता है, संस्कृत का अर्थ क्या होगा। देखिए, संस्कृत का अर्थ क्या होगा, मूल रूप से देखा जाए तो संस्कृत का जो अर्थ होता है वो होता है शुद्ध करना। क्या होता है, शुद्ध करना। दूसरा मैं लिख दूं यहां परिष्कृत करना। तीसरा है परिमार्जित करना, अर्थात ये इसके अर्थ होंगे। संस्कृत किसे कहते हैं, व्युत्पत्ति आपने पढ़ी, लेकिन संस्कृत का अर्थ क्या होगा। संस्कृत वह है जो व्यक्ति को शुद्ध करती है, जो व्यक्ति को परिमार्जित करती है, या वो व्यक्ति को परिष्कृत करती है, परिमार्जित करती है, वो ही हमारा संस्कृत है। आप लोगों को सभी को पता भी होगा कि संस्कृत को अनेक नामों से भी जाना जाता है। जब प्राचीन काल में हमारे यहाँ पर आर्य लोग निवास करते थे तो आर्यों की कहीं न कहीं मातृभाषा हमारी संस्कृत थी। जब आप लोग नीट भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, जब आप वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे तो उसमें आर्यों का वर्णन होगा, और आर्यों ने अधिकतर संस्कृत भाषा का ही उन्होंने उपयोग किया है। इसलिए संस्कृत भाषा के उपनाम की अगर बात करूं मैं, देखिए संस्कृत के उपनाम, देखिए संस्कृत के उपनाम क्या क्या है। पहला नाम तो हो गया आर्य भाषा। ठीक है, आर्य भाषा क्यों, क्योंकि प्राचीन काल में आर्य लोग, हमारे वैदिक काल में आर्य लोग यहाँ निवास करते थे और उनके समय यहाँ पर हमारे आर्य भाषा के रूप में इसको जाना गया। सेकंड बात, देव भाषा या देववाणी, ये भी कह सकते हैं देववाणी। क्यों, क्योंकि जो देवता लोग थे उनका विचारों का जो आदान प्रदान था, जो उनका संप्रेषण का जो माध्यम था, जो लोग आपस में, वो देवता लोग जब आपस में बातचीत करते थे तो उनका जो माध्यम था वो संस्कृत ही था। संस्कृत में ही वार्तालाप करते थे, संस्कृत में ही संप्रेषण का प्रयोग वो करते थे। तो देखिए, आर्य भाषा हो गई, देव भाषा हो गई या देववाणी कहूँ, एक ही बात है इसको। ठीक है, लेकिन संस्कृत का एक दूसरा नाम है, वो है संश्लेषित भाषा। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इस शब्द को देख रहे होंगे। पिछली बार जब आपने नीट भर्ती परीक्षा दी होगी 2017 में, जो परीक्षा हमारी लगी थी, उसमें यही प्रश्न पूछा गया था कि संस्कृत किस प्रकार की भाषा है। तो संस्कृत हमारी संश्लेषित भाषा है। देखिए, दो शब्द होते हैं हमारे सामने, पहला होता है संश्लेषित और दूसरा होता है विश्लेषित। क्या है दोनों में, भिन्नता क्या है, देखिए विश्लेषित। ठीक है, विश्लेषित और संश्लेषित। संश्लेषित का मतलब होता है दो शब्द, दो वर्ण या मात्रा से जो बंधे हुए जो शब्द हैं सभी को एक जगह मिलाकर के पढ़ना, वो क्या कहलाएगा, संश्लेषित। अर्थात भिन्न भिन्न जो टुकड़े पड़े हैं शब्दों के, वर्णों के, उनको एक जगह समाहित करके हम अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संश्लेषित। जबकि विश्लेषित क्या होता है, विश्लेषण करते हुए पढ़ना। इनकी विशेष रूप से हम लोग चर्चा शिक्षण वीडियो में करेंगे, लेकिन अभी आपको केवल मात्र समझाने के माध्यम से बता रहा हूँ कि जो संस्कृत के जो उपनाम हैं उनमें सबसे प्रमुखतया ये प्रश्न
फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा जाता है। अभी 2018 में जो पेपर लगा आपका द्वितीय श्रेणी का, उसमें भी ये प्रश्न था, और रीट भर्ती परीक्षा में भी आपका ये प्रश्न पूछा गया था। तो संश्लेषित का मतलब जो दूर दूर हैं उनको पास ला करके अध्ययन करना या पास चिपका करके अध्ययन करना, वो क्या कहलाता है? संश्लेषित। जबकि विश्लेषित जो भाषा है वो विश्लेषित किसे कहेंगे? विश्लेषित जो टुकड़े हैं उन टुकड़ों को अलग अलग करके हम लोग पढ़ना। जैसे उदाहरण देखिए आप लोग, जैसे राम लिखा मैंने, इसको आप संस्कृत में भी पढ़ेंगे तो साथ पढ़ेंगे, हमेशा हिंदी में पढ़ेंगे तो भी इसको आप लोग साथ ही पढ़ेंगे। ऐसा नहीं पढ़ेंगे र आ म, इस प्रकार से इसका अध्ययन नहीं करेंगे। जबकि विश्लेषित भाषा में इसको भिन्न भिन्न रूप से पढ़ा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे चीनी भाषा हमारी होती है, चीनी जो लोग हमारे यहाँ पर भाषा बोलते हैं, चीनी जिसको बोला जाता है उनके वहाँ पर, तो देखिए चीनी लोग जिस भाषा का अनुसरण करते हैं वो चीनी भाषा कैसी भाषा होगी? विश्लेषित भाषा कहलाती है। क्यों? क्योंकि वो मात्राओं को, वर्णों को अलग अलग करते हुए पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये कुछ सामान्य परिचय था। संस्कृत का अर्थ होता है शुद्ध करना, परिष्कृत करना या परिमार्जित करना। वह शास्त्र, वह शिक्षा जो व्यक्ति को शुद्ध करती हो, जो व्यक्ति को परिमार्जित करती हो, वो हमारी संस्कृत है। संस्कृत की उपनाम मैंने बताया आपको, आर्य भाषा जिसे कहते हैं, देववाणी इसको कहा जाता है, और संश्लेषित भाषा के रूप में भी इसको हम देखते हैं। एक शब्द मैंने आपको प्रारंभ में जब बताया था कि संस्कृत अलग है और भाषा शब्द अलग है। भाषा क्या है? भाषा शब्द जिस प्रकार से संस्कृत की उत्पत्ति हुई है, उसी प्रकार से भाषा की उत्पत्ति भी अलग तरीके से हुई है। भाषा का जो टॉपिक रहेगा उस पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे जब हम शिक्षण विधियों का अध्ययन करेंगे। तो भाषा के बारे में मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से कितने कौशल होते हैं, कौन कौन सी संस्कृत की प्राचीन शिक्षण विधियां हैं, नवीनतम कौन सी है, इन बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन वर्तमान में देखना है भाषा जो हमारा शब्द है, भाषा कैसा शब्द है। देखिए इसमें धातु जो होगी वो है हमारी भाष। कौन सी धातु है? भाष धातु है। देखिए जरा, भाषा है, भाष धातु हुई, भाष धातु के निर्माण से भाषा शब्द का निर्माण हुआ है। अब भाषा शब्द के निर्माण में हम लोग विस्तृत रूप से जब अध्ययन करेंगे तो शिक्षण विधियों के हम हमारे जो कौशल हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना तथा संस्कृत की जो शिक्षण विधियां हैं उनके बारे में हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। आपसे प्रश्न पूछ ले, बाकी अधिकतर प्रश्न यही पूछता है कि जो भाषा है उसमें धातु कौन सी है, तो भाष धातु होगी। प्रत्यय अगर पूछ ले तो प्रत्यय में आप यहाँ पर बता सकते हैं कि इसमें अच प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय होगा? अच प्रत्यय होगा, और अच प्रत्यय में च का लोप हो जाता है। चूरू एक पाणिनीय शिक्षा के अनुसार 6 सूत्र बताएंगे जिसमें च का लोप हो जाता है, बचता हमारे पास में ए है, और इस ए से क्या बन जाता है? आ की मात्रा लग जाती है और ये शब्द का निर्माण हो जाता है हमारे पास में भाषा। इस पर विस्तृत रूप से हम लोग चर्चा जब शिक्षण विधियों का पाठ हम लोग पढ़ेंगे तो उस समय करेंगे। और नेक्स्ट जो मेरी क्लास रहेगी वो व्याकरण से मैं प्रारंभ करूंगा। हम पूरी तरह पृष्ठभूमि तैयार करेंगे। ये संस्कृत का सामान्य ज्ञान, भाषा का सामान्य ज्ञान मैंने आपको बताया। उसके उपरांत हम लोग व्याकरण से स्टार्ट करेंगे। वर्ण विचार, उपसर्ग, प्रत्यय, धातु आदि जो भी आपका जो रीट परीक्षा का जो सिलेबस है, जो विषय वस्तुएं आपके सिलेबस में दी गई हैं, उनका हम धीरे धीरे अध्ययन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारत।